हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है। हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ 8th में किया था, टेंशन मत लो। 8th स्टैंडर्ड का कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है, पूरा नया मटेरियल है और काफ़ी सिंपल है। शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया है कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। ये बस रिकॉल करने के लिए पूछ रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अगर आपने 8th में मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको सिखाया था एक ट्रिक। क्या था? माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज। माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज याद रखोगे तो आपको एक क्लासिफिकेशन याद रह जाएगा। माई मतलब मोनेरा, पापा मतलब प्रोटिस्टा, फील्ड्स मतलब फंगाई, प्राउड मतलब प्लांटे, ऑलवेज मतलब एनिमेलिया। ठीक है, नहीं याद रखना है बट 8th में याद रखना पड़ता था, तब ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। तो हम लोग कैसे क्लासिफाई करते थे, ये 5 में इसको अलग से क्लासिफाई कर देते थे। इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब हम लोग ने 8th में देखा था। You have already studied the kingdoms Monera, Protista and Fungi of the 5 kingdom classification. And किसने दिया था 5 kingdom classification? Robert Whittaker. ठीक है, for the study of living organisms. What are the hidden secrets of the kingdom Plantae which impart this green freshness to our surroundings? ये green जो है ये क्यों है? कोई एक रीजन है इसके कारण। जो प्लांट्स है वो जनरली ग्रीन क्यों होते हैं? जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम। डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स इसमें अवेलेबल हैं। लेट अस सी। तो शुरू करते हैं हम किंगडम प्लांटे से। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ प्लांटे के ऊपर है। देखो ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कैन यू टेल में पूछा है विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेलिस दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स। अभी इसका है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी है, बहुत सिंपल आंसर भी है। यहाँ पे आपको सिंपल आंसर एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, आपने क्लोरोफिल सुना होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे यूज़ कर फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स और अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एनिमल्स में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप क्लोरोफिल लिख दो तो भी चलेगा। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बच्चों याद रखो, खाना खुद बनाना मतलब किचन पे गैस पे रख के बनाना, उसको खाना खुद बनाना नहीं बोलते। आप गैस पे जब खाना रखते हैं तो खाना तो बाहर से ले आते हैं ना, सब्जी वगैरह बाहर उगी हुई होती है वो आप ले आते हो, राइट। अगर रोटी भी बना रहे हो तो उसका जो वीट है वो भी तो बाहर उगा हुआ था, वहाँ से लेके आए आप। बट प्लांट्स तो खुद ही अपना खाना अंदर बनाते हैं, बाहर से कुछ ले नहीं आते, अलग से गैस पे रख के बनाते हैं। एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे का यूज़ करके, सोर्स दूसरा होता है वहाँ से खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं। तो एक डिफरेंस वो हो गया क्लोरोफिल वाला। और सेकंड है सेल वॉल। सेल वॉल्स जो होती हैं वो एनिमल में और प्लांट में अलग होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसो, ये सिर्फ कैन यू टेल में पूछा गया है। आगे आप 10th में देखेंगे तो सेल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल मैंने अभी आपको बताया था ना क्या डिफरेंस होता है, इसमें सेल वॉल होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रोफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स और अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफ मतलब खुद का खाना खुद बनाना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे are the main source of food for all other living organisms. आप सोचो अगर प्लांट्स ना हो तो आपको खाना मिलेगा ही नहीं। आप जो भी खाते हैं प्लांट से आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपका खाना प्लांट से नहीं आ रहा तो आप गलत हैं, क्योंकि जो एनिमल्स आप खा रहे हैं वो भी ग्रीन प्लांट्स कुछ ना कुछ तरीके से खा रहे होते हैं। ठीक है, इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से गोट, तो गोट भी ग्रास वगैरह खाती है, तब जाके गोट को खाना मिलता है, फिर गोट को कंज्यूम किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप प्लांट्स ही खा रहे हैं। अगर रोटी खा रहे हैं तो उसमें वीट है, सब्जी खा रहे हैं तो वो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, करेक्ट। अगर आप दही भी खा रहे हैं तो वो भी एनिमल से ही आ रहा है ना, और वो एनिमल प्लांट खा के जिंदा रह रहा है, राइट। इफ़ यू आर ईटिंग कर्ड तो वो सपोज बफेलो मिल्क या काउ मिल्क से आ रहा है। बफेलो एंड काउ क्या खाते हैं? ग्रास वगैरह ही खाते हैं ना,
जो फॉडर होता है उनका वो वेजिटेबल्स और प्लांट्स और यही सब होता है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांट है ना, दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। Basis for classification. The presence or absence of organs is the first criterion for classification of plants. Presence या absence, होना या ना होना किसका, organs का। तो अब देखो क्या दिया है, the presence or absence of separate conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration for classification. ये conducting tissues क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसका होना या ना होना डिसाइड करेगा कि वो कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा। डू द प्लांट्स बेयर सीड्स, क्या प्लांट में सीड है? जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में सीड होगा, हम आगे जब अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपने जो प्लांट्स आज तक देखे हैं सब में सीड्स हो, ठीक है। इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। सीड डायरेक्ट भी हो सकता है, सीड फ्रूट के अंदर भी हो सकता है। आपको ये तो पता ही होगा, मैंगो खाते हैं तो अंदर जो गुठली निकलती है दैट इज नथिंग बट द सीड। अगर आप जामुन खा रहे हो तो वो भी अंदर जो सीड होता है वो क्या फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है ना, उसके ऊपर फ्रूट होता है जो आप खा जाते हैं, करेक्ट। तो सीड के ऊपर कोई फ्रूट है, उसके ऊपर कोई कोटिंग है या नहीं है, वो भी डिसाइड करता है कि वो कौन से टीम में आएगा, कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा। फाइनली plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. ये जो cotyledons है इसके ऊपर पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन है लास्ट पेज पे। जब हम देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि cotyledons क्या होता है। जब भी आप सीड जमीन में डालते हो तो उसमें से जो फर्स्ट चीज बाहर आती है ना वो cotyledon होती है, ठीक है। तो किसी किसी में आप देखेंगे दो पत्ते ऐसे साथ में आते हैं, उसको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। डाई मतलब दो, ठीक है। और अगर सिर्फ एक सिंगल शूट बाहर आता है उसको मोनोकोटिलीडॉन बोलते हैं, ठीक है। मोनोकोटिलीडन आया समझ में? तो उसके बेसिस पे भी प्लांट्स को अलग अलग टीम में डाला जाता है कि वो मोनोकोटिलीडन है या डाइकोटिलीडन, ओके। एट द हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। और ऊपर जाएंगे तो और आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams or phanerogams. ये phanerogams को आपको phanerogams बोलना है तो भी चलेगा क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। phanerogams बोलते हैं इसको। तो हायर लेवल पे ये दोनों आता है, ये वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में ये स्टडी करेंगे आगे। डिपेंडिंग अपॉन whether seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as, फैनरोगैम्स के अंदर भी और क्लासिफिकेशन है एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अगर उसमें सीड जो है वो सीड के ऊपर फ्रूट है, आपको पता है ना इसके एग्जांपल्स, मैंगो में देख लो, मैंगो का जो सीड होता है उसके ऊपर फ्रूट होता है ना, आप वो फ्रूट खा जाते हैं तो फिर सीड बचता है, गुठली बोलते हैं जिसको, करेक्ट। तो ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनके सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता। आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। जो मैंने आपको कॉटिलीडन बोला ना, वैसे ही एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट या डाइकॉट होता है, मोनोकॉटिलीडन या डाइकॉटिलीडन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स इन सीड्स, ओके। ऐसे देख के लग रहा होगा सर ये तो कितना रैंडम है, कैसे याद रखेंगे? इतना मस्त इसका हम लोग एक ब्रांच बनाएंगे, टेबल बनाएंगे कि आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में दिया हुआ है 1883 में आइसलर अ बॉटनिस्ट क्लासिफाइड द किंगडम प्लांटे इनटू टू सब किंगडम्स। क्या थे वो सब किंगडम्स? क्रिप्टोगैम्स एंड फैनरोगैम्स वर कंसिडर्ड फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, ओके। आया समझ में? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स, सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हमारे यहाँ पे वैसे भी सारा पानी जो आप देखते हैं लेक्स में भी वो ग्रीनिश ही दिखता है। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर, पुट द फाइबर्स इन अ पेट्री डिश एंड वॉश देम क्लीन विथ वाटर, ठीक है। ये आपको लैब होगी जो आपकी स्कूल में, उसमें मिल जाएगा। पुट वन ऑफ द फाइबर्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। और क्या करना है फिर? उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगानी है स्लाइड के ऊपर एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है। आपके स्कूल के टीचर्स आपको ये एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करेंगे
या फिर आप इमेजिन कर लो या यूट्यूब पे इसका कोई वीडियो सर्च करके देख सकते हो। अभी जाके सर्च नहीं करना है, अभी पहले समझना है। डू यू सी द स्पाइरली अरेंज्ड ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स इन दैट स्ट्रेट फाइबर? ये जो था इसमें आपको स्पाइरली अरेंज्ड ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखा क्या? दिस प्लांट इज नोन एज स्पायरोजायरा। मुझे तो स्कूल में मेरी टीचर ने स्पायरोगायरा सिखाया था, तब से मैं स्पायरोगायरा ही बोल रहा था। फिर आगे जाके मुझे पता चला कि अरे ये तो स्पायरोजायरा होता है। ठीक है, गायरा बोलो तो भी चलेगा यार, स्पेलिंग राइट लिखना वहाँ पे, ओरल एग्जाम तो होने नहीं वाली। ठीक है, तो ये जो आपने ऑब्जर्व किया ना, ये कुछ नहीं बट क्रिप्टोगैम्स है। ठीक है, इसलिए आपको ये ऑब्जर्व वाला पार्ट दिया है। नहीं कर पाए कोई पॉइंट, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों के लैब्स में ये सब हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो भी नहीं। मेरे स्कूल में तो नहीं था, आपके स्कूल में है तो आप लकी हैं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट आपकी टीचर की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है। भाई ये हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब फाइंड करने के लिए इसके दो पार्ट्स है। देखो, क्रिप्टो और गैम्स। क्रिप्टो मतलब कुछ छुपा हुआ। आपने आजकल क्रिप्टो करेंसी सुना होगा बहुत, है ना? क्रिप्टो करेंसी मतलब सीक्रेट टोकन। सीक्रेट टोकन होता है, उसको ही क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो यहां पे क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, या उसको बोल सकते हैं सीक्रेट। और गैम्स मतलब सेक्सुअल यूनियन। तो यहां पे ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। यहां पे देख लो, क्रिप्टो मतलब नॉट विजिबल टू आई, छुपा हुआ। गैम मतलब सेक्सुअल यूनियन। ओके, और इसको हम क्यों क्रिप्टोगैम बोलते हैं? बिकॉज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वॉज नॉट एपरेंट। दिखता नहीं था रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट आगे कैसे बढ़ रहा है वो पता नहीं चल रहा था। ठीक है, इसमें डिवीजन 1 दिया है थैलोफाइटा। अब हम फिर से थैलोफाइटा का मतलब समझते हैं। थैलोफाइटा में देखो दो पार्ट्स है, थैलो और फाइटा। थैलो का मतलब होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट को देखकर आप बता नहीं सकते कि इसमें लीव्स कौन से हैं, रूट्स कौन से हैं, स्टेम कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए उसको थैलो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैलो आप बोल सकते हैं थला। MS धोनी को थला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, राइट? क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकता है यार, चैंपियन है। पता ही नहीं चलता यार, बैट्समैन है, कैप्टन है, फील्डर है, विकेट कीपर है, बॉलिंग करता है तो भी सही करता है। ठीक है, तो थैलो में भी वही है, जो चीज़ है वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, पता ही नहीं चल रहा। मुझे पता है बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है, लेकिन थैलो वर्ड से और क्या लिंक करेंगे यार। ठीक है, और फाइटा मतलब प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनका रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो सब कुछ सेम होता है ऐसे लगता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ओके, तो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा। अगर आपको इसका डायग्राम दिया और बोला रूट बताओ कौन सा, स्टेम बताओ कौन सा, तो आप बता नहीं पाएंगे। ओके, दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। अब मत बोलना सर मनी प्लांट वो पानी में उगता है, नहीं, वो थैलोफाइटा में नहीं आता। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बट आर ऑटोट्रोफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पर ये सब ना होने के बाद भी ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक, खुद का खाना खुद बनाना। ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, आर कॉल्ड एल्गी। ठीक है, अलगे नहीं, एल्गी। फिर भी आपको एल्गे बोलना है, बोलो स्पेलिंग राइट लिखना। ठीक है, ALGAE। एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी। एल्गी के अंदर इतने सारे डिवीजन है ना, हमने ये 8th में भी देखा था। याद नहीं है तो टेंशन मत लो, कोई फायदा नहीं है याद करके अभी, बट किया था ये पता होना चाहिए। दे मे बी यूनिसेल्युलर, एक सेल वाला, यूनी मतलब एक सेल, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल, माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखेगा नहीं, और लार्ज इतना बड़ा कि नॉर्मली भी आप देख पाएंगे। दिख रहा है एक ही एल्गी में कितने अलग अलग टाइप्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर स्पायरोजायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद कर लो। स्पायरोजायरा तो बहुत ईजी है याद रखना। ठीक है, आप बाकी 3 में से कोई भी एक याद कर सकते हो। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सेलाइन वाटर। हाँ, इसको सेलाइन ही बोलते हैं। मैं बचपन से सैलिन वाटर ही बोलता था या सलाइन बोलता था। ठीक है, सेलाइन होता है। सेलाइन मतलब नमक वाला पानी। मतलब आपको दिख रहा है कि ये जो एल्गी है
ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, सेलाइन वाटर में भी मिलता है, सब जगह जिंदा रह सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइवर्स, ये सर्वाइव कर लेता है हर जगह पर। दीज प्लांट्स यूजली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। इसकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक। किसकी, थैलोफाइटा। इसका सबसे मेजर एग्जाम्पल कौन है, एल्गी। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। कुछ फंगाई जैसे ईस्ट एंड मोल्ड्स ये भी इसी में आते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं आपको थैलोफाइटा डिवीजन के, ये देख लो, उल्वा, और ये चारा बोल सकते हो या कारा बोल सकते हो। चारा बोलो, अपने को हंसी भी आएगी, गाय यही खाती है ऐसे बोलेंगे। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, अब ये जो वॉल दिख रही है यहाँ पे, सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। इनके बीच में देखो न्यूक्लियस दिया हुआ है, और ये लाइंस को पायरेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पायरोजायरा। आपको डायग्राम नहीं बनाना अभी, बट एक बार देख लो, हो सकता है डायग्राम हो, हम क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। तो ये तो कितना इजी डायग्राम है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो थैलोफाइटा के सबसे मेन हम लोग को पॉइंट्स बोले तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें, इसको थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके जो पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये हमको पता ही नहीं चलता देखकर, स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते, आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा स्टेम कौन सा लीव। तो सबसे पहला वो तो नाम में ही है, थैलो का मतलब वो होता है, करेक्ट। और इसमें ऑटोट्रोफिक क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्गी। ओके, एल्गी में बहुत डाइवर्सिटी है, कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई मल्टीसेलुलर होता है, कोई माइक्रोस्कोपिक होता है, कोई लार्ज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये मेनली वाटर में, कैसे पानी में, फ्रेश वाटर में भी और सेलाइन वाटर में भी मिलता है। और ये प्लांट्स की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक। ठीक है, हार्ड बॉडी नहीं होती, एकदम सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक होती है। कुछ फंगई जैसे ईस्ट एंड मोल्ड्स ये भी इसी में आते हैं, बावजूद इनके कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, फिर भी ये इसी में आते हैं। ओके, एग्जाम्पल एक हमको हमेशा याद रखना है, स्पायरोजायरा। ओके, दूसरा उल्वा याद रख लो। नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं डिवीजन 2 पे, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है, ब्रायो का मतलब होता है मॉस। ये सारा ग्रीक में है। ठीक है, जो लैंग्वेज है ग्रीक, लैटिन, उसके बहुत सारे इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो रूट्स हमेशा ग्रीक और लैटिन में होते हैं, इसलिए हमको ये सब पता होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। तो ब्रायो का मतलब होता है मॉस, फाइटा मतलब प्लांट, तो ब्रायोफाइटा का मतलब आप समझ सकते हो, मॉस प्लांट। आप लोगों को मॉस सुन के शायद नया लग रहा हो, लेकिन मॉस आपने देखा ही है। बारिश में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी वॉल्स पे या ईंट होगी, ब्रिक होगी, उनके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट 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 घास जैसा ऐसे उग जाता है, उसको मॉस बोलते हैं। जिसमें आप पैर रखेंगे तो आप स्लिप हो जाते हो, वैसे टाइप का होता है। ठीक है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑन ओल्ड वॉल्स, ब्रिक्स एंड रॉक्स इन द रेनी सीजन। हाँ, देखा है, हम लोग पूरा टाइम मोबाइल नहीं देखते रहते, हम ये सब चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं। स्क्रेप इट जेंटली विद अ स्मॉल रूलर, उसको वहाँ से निकालो रूलर से। ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। मैग्नीफाइंग लेंस में उसको देखो तो आपको दिखेगा कि क्या है, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया हो गया। This group of plants is called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. Amphibian क्या होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, मॉस, जो ये ब्रायोफाइटा है वो है। क्यों, बिकॉज ये मॉइस्ट सॉइल में उगते हैं, गीली मिट्टी होगी उसमें उगते हैं, लेकिन इनको वाटर भी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. खुद का खाना खुद बनाते हैं, मल्टीसेलुलर भी है। They reproduce by spore formation. ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बढ़ते हैं आगे, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे आता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के बारे में पीछे डिटेल्स दी गई है, वो हम देखेंगे अभी। The structure of the plant body of bryophytes is flat, ribbon-like, long, without true roots, stem and leaves. इसमें भी समझ में नहीं आता, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते। कैसे होता है, फ्लैट, रिबन लाइक। या आप मैग्नीफायर में जब ऑब्जर्व करोगे आपको ऐसा ही दिखेगा। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। वो हम पीछे यहाँ पे देखो, राइजोइड्स दिए हुए हैं, ये रूट जैसा दिख रहा है राइजोइड्स, देखो। ठीक है, ये वाले प्लांट में भी देखो, यहाँ पे राइजोइड्स आया समझ में। तो
उसमें लीफ लाइक जो भी हमने देखा वो पार्ट्स होते हैं और रूट लाइक राइजोइड्स होते हैं. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. इसका मतलब क्या है कि अगर इनको अपने बॉडी में यहाँ से वहाँ फूड और वाटर मूव करना है तो इसके लिए इनके पास कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता. आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारे यहाँ पे पानी आपने रखा है और ये कपड़ा है वाइट कलर का थोड़ा सा थिक है, तो पानी यहाँ से यहाँ कैसे इसमें से डिफ्यूज हो के इस तरफ जाएगा ना, वैसे ही इनमें ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे पानी जा रहा है या खाना जा रहा है और वो दूसरी जगह पहुँचा रहा है. ऐसा कोई ऑर्गन इनमें नहीं होता. ठीक है, ऐसा कोई टिश्यू इनमें नहीं होता. आया समझ में? इसलिए जनरली ना ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती एक पार्ट से दूसरे पार्ट कुछ पहुंचाने की. एग्जाम्पल्स आर मॉस. अब ये सारे जो प्रोनाउंसिएशंस है ना इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है करो बट स्पेलिंग राइट लिखना. फिनेरिया बोल सकते हो, मार्केंटिया, आर्थोसेरोस, रिकिया या रिसिया एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे ब्रायोफाइटा में आते हैं. ब्रायोफाइटा का मतलब क्या? ब्रायो मतलब मॉस, फाइटा का मतलब प्लांट. अब इसमें पीछे देखो डायग्राम दिया गया है फिनेरिया, मार्केंटिया और एंथोसेरोस का. अभी एक बार डायग्राम समझ लेते हैं. फिनेरिया में आप देखो ये लीफ जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं. ये लीफ नहीं है बट लीफ जैसे दिखते हैं. ये जो रूट्स जैसे दिख रहे हैं उसको राइजोइड्स बोलते हैं. और ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक के ऊपर कैप्सूल है. अभी कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ना, जब ये थोड़ा टाइम होगा और वो डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ से स्प्लिट होते हैं और यहाँ पे से ऐसे उड़ जाते हैं विंड से या और किसी मेथड से कैरी हो जाते हैं. ये स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है कि कैप्सूल से जो स्पोर्स है वो ज़्यादा ऊपर जाए और फैले हवा में और आगे जाके ये रिप्रोड्यूस हो. ठीक है, अगर ये स्टॉक ना होता और कैप्सूल यहीं पे होता ना, अगर ये कैप्सूल यहीं पे होता तो यहाँ से फैलने में बहुत मेहनत लगती, फैल नहीं पाता इतना, इसलिए स्टॉक उसको थोड़ा ऊपर ले जाता है. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसको सपोर्ट एक सीढ़ी जैसा सपोर्ट दे रहा है वो. सिमिलरली मार्केंटिया में आप देखो तो एक ही पर्टिकुलर लीफ जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसमें भी स्टॉक देखो ऐसे ऊपर ले जा रहा है, उसमें कैप्सूल है. जब स्पोर्स इसमें डेवलप होते हैं और जब वो पक जाते हैं अंदर, पक जाते हैं मतलब बोर हो जाते हैं नहीं बट डेवलप हो जाते हैं, तो वो ऐसे यहाँ से स्प्लिट होके वो ऊपर फैल जाते हैं और विंड उनको यहाँ से वहाँ कैरी कर लेता है. ठीक है, और इस तरह ये आगे रिप्रोड्यूस करते हैं और बढ़ते जाते हैं. ठीक है, इसमें भी आपको राइजोइड्स दिख रहे हैं, देखो ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं नीचे, वो रूट्स जैसे होते हैं. ठीक है, तीसरा है एंथोसेरोस. उसमें भी ये लीफ लाइक पार्ट्स हैं. उसमें भी देखो कैप्सूल यहाँ पे ऊपर है और ये स्टॉक जैसी एक चीज़ है जो ऊपर उसको ले जा रही है. आपको स्पोर्स दिख रहे हैं इसमें छोटे छोटे, ये विंड से यहाँ वहाँ फैलते हैं. तो ये ब्रायोफाइटा डिवीजन के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस में दिया है यू मे हैव सीन फर्न्स अमंग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन. ये जो ऐसे दिखने वाले प्लांट्स होते हैं ना उनको फर्न्स बोलते हैं. ठीक है, फर्न्स. और ये किसी के पास भी गार्डन होगा ना तो वो ये प्लांट्स डालते हैं बिकॉज ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं. टेक अ लीफ ऑफ फुली ग्रोन फर्न एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप देखो आपके फ्रेंड के गार्डन में होंगे, अगर आपके पास नहीं है आपकी बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के गार्डन में भी हो सकते हैं. तो ये जो डिवीजन 3 है ये हम नया स्टडी कर रहे हैं जो पूरा फर्न्स के ऊपर बेस्ड है. फर्न कैसा है स्पेलिंग? FERNS. फर्न्स या खाली फर्न बोलना है तो FERN. तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? टेरिडोफाइटा. ये पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा. सोच रहे होंगे ना फालतू में पी क्यों डाला, अगर उसको कुछ करना ही नहीं था, ऐसे ही बस डाल दिया. ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, टेरिडोफाइटा, उसमें आगे पी आता है. ओके, और टेरी जो होता है उसका मतलब फर्न या फर्न जैसे प्लांट्स. ओके, फाइटा का मतलब हमको पता है ऑलरेडी कि प्लांट्स. Plants from this group have well-developed roots. This group, these नहीं. Well-developed roots, stem and leaves and separate tissues for conduction of food and water. मतलब ये वाले plants actual plants जैसे दिखते हैं जो आपने लाइफ में देखे हैं. आप देखें ferns ऐसे दिखते हैं, ये भी आपको दिख रहा है actual plants जैसा है ना, देखो ऐसे झाड़ जैसे बढ़ रहा है ऊपर. But they do not bear flowers and fruits. बच्चों ये याद रखना, जो प्लांट है वो फ्लावर और फ्रूट आपको अच्छा दिखे इसके लिए नहीं डेवलप करता, इसके लिए नहीं उगाता. जो फ्लावर उग रहा है झाड़ में वो फ्लावर इसलिए उगता है बिकॉज उसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, जो फ्रूट हो रहा है वो फ्रूट क्यों उगाता है प्लांट? बिकॉज उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. वो फ्रूट के अंदर जो सीड होगा वो सीड और कहीं पे जाके फैलेगा, जमीन में जाएगा. अगर आप डालेंगे तो ठीक है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी वो सीड नेचर के थ्रू जाएगा और वापस वहां पे एक नया झाड़ उग जाएगा. जो लिविंग बींग्स है ना बच्चों,
वो हमेशा रिप्रोड्यूस करने को ही देखेंगे कि हमारे टाइप के जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़े। तो प्लांट्स भी ऐसे ही है, प्लांट्स को भी ऐसे ही होता है कि हमारे टाइप के प्लांट्स और ज़्यादा बढ़े तो वो उसमें उस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ना फर्न्स, इसमें सीड्स नहीं होते वैसे, इनमें दे डोंट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो नॉर्मल प्लांट्स डेवलप करते हैं वैसा नहीं है। ये कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड along the back और posterior surface of their leaves। ये लीव के पीछे आप देखोगे ना तो ऐसे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और वो स्पोर्स के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है फर्न्स के? नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, अदियांतम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। इसमें से कोई भी दो याद कर लो, याद तो कर ही लेना एग्जाम्पल, ठीक है। ये नेफ्रोलेपिस सुनने में अच्छा दिख रहा है और मार्सिलिया भी अच्छा दिख रहा है, या फिर टेरिस कर सकते हो क्योंकि टेरिडोफाइटा में टेरिस इजी है स्पेलिंग याद करना, और याद में भी देखो ना टेरी टेरी। ओके, these plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation। asexually मतलब स्पोर के अंदर से ही ये स्पोर जब आगे जाके फैलेगा तो नया प्लांट बन जाता है। asexually बिकॉज उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग से साथ में मिलके कंबाइन करके नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअली हो रहा है, सेक्सुअली नहीं हो रहा, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से। और सेक्सुअली मतलब जो कन्वेंशनल वे में होता है, मेल और फीमेल कंबाइन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, नया एक प्लांट पैदा होता है जाइगोट फॉर्मेशन से, ठीक है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इसके पहले के जो ब्रायोफाइटा में कोई कंडक्टिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम नहीं था। यहां पे कंडक्टिंग सिस्टम है, जिसका मतलब इसमें प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाते हैं। अगर फूड की बात करें तो फूड सपोज यहां पे बन रहा है, यहां पे बनेगा और दूसरी जगह आराम से एक सिस्टम होगा जाने के लिए, पाइप नहीं होगा बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ये फर्न्स के यहां पे देखो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इधर भी दो और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यूज योर ब्रेन पावर। What is the similarity between the plants of the groups Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta irrespective of differences in their body structure? हमने देखा इनमें बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस था, बट सिमिलैरिटी कहाँ है? दे ऑल रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स रादर देन सीड्स, ठीक है। ये जो हमने तीनों पढ़ा है यहाँ पे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये प्रिफर क्या करते हैं? स्पोर्स प्रिफर करते हैं, क्या करने के लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। दे डोंट प्रिफर सीड्स। ये तीनों के बीच में सिमिलैरिटी है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो यहां पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। याद है, क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट, हिडन, और गैम्स मतलब जो उनका सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सेक्सुअल यूनियन होता है। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हिडन है, देखकर समझ में नहीं आता कि ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके। एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, छुपे हुए होते हैं। ओके, फैनरोगैम्स में क्या है? फैनरो का मतलब विजिबल, आपको आंख से दिखते हैं, गैम्स मतलब सेक्सुअल यूनियन। तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आप आंख से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं फैनरोगैम्स। आपको फनेरोगैम्स बोलना है तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेलिंग राइट लिखना। फैनरो में PHA आएगा, फैनरो FANERO मत लिख देना वहां पे। ओके, प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन, उनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, एंड प्रोड्यूस सीड्स। इसके पहले सीड्स थे क्या? नहीं, उनके पास क्या थे? स्पोर्स थे। अब यहां पे क्या है? प्रोड्यूस सीड्स, आर कॉल्ड फैनेरोगैम्स। क्या है? विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम फैनेरोगैम्स बोलते हैं। इन दीज प्लांट्स, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, seeds are formed which contain the embryo and stored food। जो सीड बनता है, पहले रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद एक सीड बनता है, जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और वो एम्ब्रियो बड़े, उसके लिए स्टोर्ड फूड होता है, जो फूड को कंज्यूम करके वो एम्ब्रियो धीरे 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 बड़ा होकर डेवलप होते जाता है। ओके, ह्यूमन का भी एम्ब्रियो होता है, पता है ना, व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट तो उसकी बॉडी के अंदर भी एम्ब्रियो होता है। एक डायग्राम बता देता हूं आपको, ये डायग्राम 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है। अब देखो, ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही डेवलप होता है। ये दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, ये सब मत देखना, ध्यान यहाँ पे, यहाँ वहां मत देखो, ऐसे मत बोलो ये तो हाथी की सूंड है, ट्रंक है। तो यहाँ पे देखो,
स्टार्ट में पेट में जब आप भी पैदा हुए थे आप ऐसे थे, फिर धीरे धीरे ऐसे डेवलप हुए, फिर ये डेवलप होके ऐसे दिखे, फिर और थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे थी, एम्ब्रियो। तो आपको एम्ब्रियो समझ में आ गया। और एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए मैंने जो आपको स्टेजेस बताए, बच्चा दिख रहा है डेवलप हो रहा था, उसको खाना कैसे मिलता है? जब आप आपके मम्मी के पेट में थे तब आपकी मम्मी की बॉडी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, पर सीड में कैसे होता है? सीड के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फूड होता है जो एम्ब्रियो कंज्यूम करता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। वो स्टोर्ड फूड है, वही खा खा के वो एम्ब्रियो बड़ा होते जाता है। खाएंगे तो ही बड़े होंगे ना। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, जैसे अगर आप मैंगो देखें तो मैंगो का फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड होता है। ठीक है, एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, एनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर सराउंडेड, ऐसा समझ लो एक डब्बे के अंदर, ये डब्बा क्या है? फ्रूट, और उसके अंदर सीड है। और नॉट, हो सकता है सीड डायरेक्ट ऐसे ही मिले, वो कोई फ्रूट के अंदर डब्बे के अंदर बंद ना हो। डब्बा मत समझो बच्चों, फ्रूट मतलब मैं डब्बा बोल रहा हूं, फ्रूट के अंदर बंद है ना वो सीड। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सीड्स होते हैं। फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आया समझ में? फेनेरोगैम्स, फेनेरो का मतलब क्या? कि आपको आंख से दिखते हैं। क्या दिखते हैं? उसके स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। अब सीड्स कैसे हैं उसके ऊपर और डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, के सीड फ्रूट के अंदर है कि डायरेक्टली सीड है, उसके ऊपर। ठीक है, डिवीजन 1 जो है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब बताओ खुद से। तो मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया है ऊपर। फेनेरोगैम्स में भी देखो, फेनेरो मतलब सीन विथ नेकेड आई, नेकेड आई मतलब माइक्रोस्कोप नहीं, आप नॉर्मल आंख से, अगर आपके पास चश्मा है तो चश्मे से देख सकते हो, प्लस गैम मतलब यूनियन, सेक्सुअल यूनियन। और इसलिए फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर इजीली सीन। अब डिवीजन 1 जो है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म्स का मतलब सीड। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो यार, लोग जब जिम जाते हैं तो थोड़े कम कपड़े पहनते हैं ना, शॉर्ट्स पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, तो ऐसे समझ लो नेकेड मतलब नंगा। ठीक है, नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट नेकेड मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होना। ठीक है, तो जिम के कपड़े कैसे होते हैं? थोड़े कम छोटे होते हैं, तो नेकेड इमेजिन कर सकते हो आप, और उसको नेकेड सीड। आप याद करने में आसानी होगी अगर आप ऐसे याद रखोगे तो। ठीक है, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म्स का मतलब सीड। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकैस, क्रिसमस ट्री तो देखा ही होगा ना, हिबिस्कस, लिली एटसेट्रा, एंड कंपेयर देम। इनको ऑब्जर्व करो और कंपेयर करो। नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। विच डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? ये आगे दिया हुआ है, बट अभी सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने बोला है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो और खुद से देखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, आपके स्कूल के गार्डन में, बिल्डिंग के गार्डन में, कहीं पे भी आपके फ्रेंड के गार्डन में आपको ये प्लांट्स दिखे तो आप उसको ऑब्जर्व करो। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। एवरग्रीन मतलब पूरा साल वो ग्रीन रहते हैं। ओके, पेरिनियल मतलब पूरा टाइम ब्लूम करते हैं, और वुडी उसमें वुड होता है, ऐसे प्रॉपर ट्री जैसे दिखते हैं। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनको ब्रांचेस नहीं होती। ओके, एक ही पर्टिकुलर ऐसे झाड़ होगा और ऊपर ही पूरा क्राउन होगा। नॉर्मल हम जो ट्रीज देखते हैं उसमें ऐसे होता है ना, यहाँ पे एक ब्रांच होगी, फिर इसमें ऐसा होगा, एक और ब्रांच, ऐसे 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 ब्रांचेस होती है ना। इसमें ब्रांचेस नहीं होती, एक पेड़ होगा और ऊपर ही पूरा ऐसे सर पे मुकुट पहनते हैं ना, क्राउन, वैसे होता है। देखो, देयर लीव्स फॉर्म अ क्राउन। These plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. एक ही झाड़ पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स उगते हैं। Seeds of these plants do not have natural coverings, इसलिए तो उसको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, नेकेड। इसके सीड पे कवर नहीं होता, फ्रूट नहीं होता। ठीक है, दैट इज these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms। नाम ही इसलिए दिया है, जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्म्स का मतलब सीड्स। एग्जाम्पल, साइकैस, पिसिया या पिकिया जो क्रिसमस ट्री होता है, थूजा मोर पंखी बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, एंड पाइनस देवदार, ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म्स का ये झाड़ का नीचे स्टेम नहीं दिया हुआ है, ये स्टेम भी है नीचे और ऊपर ऐसे क्राउन फॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन 2 पे, एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है, वो आप ट्राई कर सकते हैं।
सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, मकई जो होती है, बीन्स, कोई भी बीन्स ले सकते हैं आप, ग्राउंडनट, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, मैंगो, व्हीट एटसेट्रा इन वाटर फॉर 8 to 10 hours. आफ्टर दे आर सोक्ड मतलब थोड़ा ऐसे भीग गए होंगे प्रॉपरली, चेक ईच सीड टू सी वेदर इट डिवाइड्स इनटू 2 equal halves और नॉट. 2 equal हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड मतलब टुकड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन 2 equal हाफ आपको दिखेगा. एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली. जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको उसका कैटेगरी समझ में आएगा. द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो फ्लावर है वही इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट्स. इमली अगर आप देखें, टैमरिंड, तो इमली के अंदर बीज होता है ना काला कलर का, आपने देखा होगा, नहीं देखा क्या? मैंगो के अंदर तो आपने बीज देखा ही है, गुठली बोलते हैं आप लोग हिंदी में जिसको. करेक्ट. निगल मत जाना मैंगो खाते खाते. ओके, डेंजर. Flowers developed into fruits and seeds are formed within fruits. Thus, these seeds are covered. इनके ऊपर एक कवरिंग होती है. Hence, they are called angiosperms. Angio का मतलब होता है enclosed या फिर कवर, उसके ऊपर कवर होता है, और sperms का मतलब होता है सीड. नाम में ही समझ में आ जाता है किस चीज़ की बात हो रही है. ओके, ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्रूट होता है कि सीड होगा और सीड के ऊपर एक मस्त फ्रूट का कवरिंग होगा जो आप खा लेते हैं अगर अच्छा फ्रूट होगा तो. द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal हाफ्स. इसमें से जो भी 2 equal हाफ में आएंगे उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन. डाइकोटिलीडन फास्ट बोलने जाओगे तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, अच्छे से बोलो. डाइकोटिलीडन आर कॉल्ड डाइकोटिलीडनस प्लांट्स. जिनके 2 equal हाफ है. डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है. डाई का मतलब मरना नहीं, DIE नहीं है ये. डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 पार्ट्स में हो रहा है, तो डाइकोटिलीडनस प्लांट्स. एंड जिनके सीड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, उनको क्या बोलते हैं? वो तो एक ही सिंगल पार्ट है, तो मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है. मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स मतलब समझ में आया? मोनो और डाई मतलब 2. ये 2 पार्ट्स में आया तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. समझा एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म मतलब एनक्लोज सीड. इसके अंदर भी 2 टाइप है, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन. ओके, अगर आपको इसमें क्लासिफिकेशन चाहिए तो यहां पे मैंने लिख के दे दिया. ये जो कॉर्न और व्हीट है ग्रीन कलर में, वो मोनोकोटिलीडन है. बीन्स, ग्राउंडनट, टैमरिंड एंड मैंगो, ये सारे डाइकोटिलीडन है, ठीक है, पिंक कलर में. तो अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए तो यहां पे आप देख सकते हो. ओके, अब ये ग्राउंडनट का जो सीड है ना, एक बार वो देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि डाइकोटिलीडन एग्जैक्टली होता क्या है. तो यहाँ पे आपने सिंगदाना ग्राउंडनट तो देखा ही होगा, ऐसे होता है राइट. इसमें बीच में एक लाइन होती है, इसको खोल दोगे तो ऐसा कुछ दिखता है. ओके, तो ये कॉटिलीडन है. देखो, एक कॉटिलीडन, दूसरा कॉटिलीडन, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन. डाई का मतलब 2, 1 2. और ये जो बीच में है ना, ये एम्ब्रियोनिक शूट है, यहीं से ग्राउंडनट बढ़ के इतना बड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये आपको समझ में आएगा डाइकोटिलीडन क्या होता है. 1 और 2 डाइकोटिलीडन. मोनोकॉट में सिर्फ 1 होता है, 2 नहीं होते, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं आगे. यहां पे आपको दिया है ऑब्जर्व एंड वेरीफाई. डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जिसको आप बोलते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट्स जो डाइकॉट होते हैं और मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स. सीड में क्या डिफरेंस होता है? डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन होते हैं, अभी मैंने आपको पीनट का दिया था एग्जाम्पल. और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है. व्हीट जो होता है, व्हीट ग्रेन या कॉर्न, ये सिंगल कॉटिलीडन होता है, ठीक है. रूट स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो झाड़ होते हैं इनके रूट्स भी अलग अलग होते हैं. जो डाइकोटिलीडन होता है ना, उनका वेल डेवलप्ड रूट स्ट्रक्चर होता है. अगर आप इमेज में देखें तो ऐसा आएगा. देखो, एक सिंगल बड़ा रूट होगा जिसके अलग अलग ब्रांचेज यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग उसमें ब्रांचेज हो रहे हैं. और मोनोकॉट में कैसे होता है? फाइब्रस रूट होते हैं. ऐसे एक सिंगल रूट में से सब नहीं निकल रहा, सब रूट अलग अलग ऐसे निकल रहे हैं. जैसा डायग्राम आप बनाते हैं नॉर्मली वैसा. इसमें देखो, एक सिंगल रूट जा रहा है जिसको क्या बोलते हैं? टैप रूट. और उसमें से अलग अलग रूट्स जाते हैं. स्टेम, जो स्टेम होता है वो डाइकोटिलीडन का स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है. जैसे कि बैनियन ट्री, आपने बैनियन ट्री तो देखा ही होगा ना, बरगद का पेड़, ठीक है. और जो मोनोकॉट होते हैं ना, उनका स्टेम एकदम अलग टाइप का होता है. जैसे अगर आप देखें बैम्बू तो हॉलो स्टेम होता है, उसके बीच में होल होता है. बनाना तो फॉल्स स्टेम है, उसका स्टेम होता ही नहीं है. एंड अनियन का देखें तो डिस्क लाइक होता है, ठीक है. ये प्रॉपर पेड़ होते हैं, बैनियन ट्री जैसा है या मैंगो है. ओके, जो लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है. रेटिकुलेट वेनेशन मतलब देखो ऐसा,
ये ऐसे जा रहा है और वेन्स उसमें ऐसे 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 फॉर्म होते हैं, आपने ऐसे लीव्स देखे होंगे। जबकि मोनोकॉट में पैरेलल होता है, देखो यहाँ पे इस पे ऐसे ऐसे वेन्स है लाइन में, ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसा निकला फिर उसमें उसमें निकला जैसा इधर है। एक बार इमेज अच्छे से देख लो, ऐसे लाइंस हैं इसके ऊपर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर में फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स, 4 या 5 या उनके मल्टीपल्स। यहाँ पे मोनोकॉट में क्या है, 3 पार्ट्स या फिर उसके मल्टीपल्स। अब देख लो इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं, इसको पेटल्स बोलते हैं ना, तो 4 या 5 पेटल्स या उनके मल्टीपल्स। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो 3 या 3 के मल्टीपल्स। तो देखो एक यहाँ पे दूसरा भी है जो आपको दिख नहीं रहा है, 3 4 5 6, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, 3 2 6। ये यहाँ पे देखो पेटल दिख रहा है ना, अच्छे से देखो आपको दिखेगा, इधर है एक पेटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से याद रख लेना है, आपके दिमाग में ये डायग्राम्स रहेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद आएगा। ठीक है, क्या क्या बेसिस पे होता है, सीड रूट स्टेम लीफ फ्लावर, SRSLF। ठीक है, ऐसे याद रख लो, SRSLF, सीड रूट स्टेम लीफ फ्लावर, और उनके बेसिस पे उनका जो डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये खत्म किया, क्या वाला पार्ट है ये, मोनोकॉट और डाइकॉट वाला प्लांट नहीं पार्ट। अब ये लास्ट में ये आपको डायग्राम दिया गया है, ब्रांच दिया गया है। इसमें किंगडम प्लांटे में क्या क्या है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब, क्रिप्टो का मतलब हिडन, यूनियन, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो आपको दिखते नहीं है। फेनेरोगैम्स में फेनेरो मतलब विजिबल, दिखने वाला, यूनियन, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो आपको दिखते हैं। क्रिप्टोगैम्स में 3 थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायो मतलब मॉस, फाइटा मतलब प्लांट, टेरिडो मतलब फर्न, फाइटा मतलब प्लांट। फटाफट से थैलोफाइटा का मतलब कमेंट्स में अभी के अभी बताओ। मैंने थैलो में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अच्छा नहीं एक्चुअली बहुत ही फनी एग्जाम्पल था, बट आप उसके तरह याद रख सकते हैं। तो थैलो का मीनिंग फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ। फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इसमें मैंने थोड़ा फनी सा दिया है, जिम मतलब कम कपड़े, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो कम कपड़े मतलब उस पर कवरिंग नहीं होती। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म्स मतलब सीड, एंजियो मतलब कवर्ड, एनक्लोज्ड स्पर्म्स। डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, ये दोनों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह किंगडम प्लांटे में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आया समझ में? इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में थोड़ा ट्राई किया है, मोनोकोटिलीडन। ठीक है, कोटिलीडन, इसका क्या होता है, मोनोकोटिलीडनस, डाइकोटिलीडनस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे आपको करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है खत्म। हम आ गए सीधा एक्सरसाइज पे, जो मैं अलग लेक्चर में लूंगा। तो एक्सप्लेनेशन पूरा खत्म होता है चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा है, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अच्छे से लेक्चर देखो, साथ में टेक्स्ट बुक पढ़ो और टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो भी देखना है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो यार लाइक बटन पे तो क्लिक कर ही सकते हो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, और बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये चैनल पे मैथ्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं एंड साइंस के वीडियोस अभी अपलोड हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही, बट ये जो पीछे एक्सरसाइजेस दिए हैं ना, इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, हर एक आंसर में एक्सप्लेन करूंगा और आपको याद करने की ट्रिक्स भी दूंगा। जो आंसर्स बड़े हैं उसमें याद करने की ट्रिक होगी तो आपको आंसर्स इजी लगेंगे, और क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो आपको उनमें याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का एंड इंस्टाग्राम का। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हो, वहां पे मैसेजेस का फंक्शन है, वहां पे मैं काफ़ी बच्चों के डाउट्स आंसर करता हूं। सबके आंसर नहीं कर पाता बिकॉज मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों के डाउट्स में वहां पे आंसर कर पाता हूं। ठीक है, तो शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें और आपका ये चैनल आगे बढ़े। मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे और मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.